नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए। अजमेर चौहान है, टॉपिक तो वही है परंतु एक नया है जो अंतिम शासक होगा चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे। अजमेर चौहान जो आज एक अंतिम शासक लेके आए हैं आपके सामने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ये देखो, अजमेर चौहानों का एक अंतिम शासक है, ये ध्यान रखना भाई। अजमेर चौहानों का एक अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसकी डिटेल पढ़ना, आप ध्यान से समझना। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। आजकल जो एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें सभी में कंपटीशन में ये प्रश्न इससे लगभग पूछे जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसका शासनकाल क्या था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। 1177 से लेकर इसने 1192 तक शासन किया था, ठीक है ना। अजमेर में शासन किया था इसने। सबसे पहले आपसे बाई चांस पूछ ले कि इसके पिता का नाम क्या था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना भाई। पिता का नाम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। ये ध्यान रखना, सोमेश्वर चौहान था। और माता का नाम क्या था? कर्पूरवी देवी था, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखना आप पहले तो। अब देखो, कई बार पूछ लेता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म था वो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इसका अजमेर में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता ही है, राजस्थान, जैसे यहाँ पे कौन सा राज्य आयत है? गुजरात आयत है। इस सोमेश्वर चौहान का ननिहाल था गुजरात में एक जगह है, यहाँ पे आपको बताता हूं मैं। देखो, जैसे गुजरात है, गुजरात में एक स्थान पड़ता है अनिहाल पाटन। ये गुजरात में सोमेश्वर चौहान के, जो इससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता था, उसके ननिहाल थे यहाँ गुजरात में। और एक बार क्या हुआ, सोमेश्वर चौहान और कर्पूरवी देवी सोमेश्वर चौहान अपने ननिहाल आया हुआ था गुजरात में, और वहीं पर ही उसका पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। यह ध्यान रखना भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? गुजरात के अनिहाल पाटन में, क्योंकि अनिहाल पाटन में क्या था? सोमेश्वर चौहान के ननिहाल था, और ननिहाल गया हुआ था सोमेश्वर चौहान और कर्पूरवी देवी, और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था, न कि अजमेर में। यह ध्यान रखना। जब अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय बना तब उसकी उम्र थी 11 वर्ष। यह ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। आपको पता है कि 1166 ईस्वी में जन्म हुआ, तो 1170 में आके इसने शासन संभाला अजमेर में, क्योंकि सोमेश्वर चौहान की तो मृत्यु हो चुकी थी ना, ठीक है। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शासन संभाला अजमेर का। शासन तो क्या संभाला, क्योंकि छोटी उम्र थी इसकी, बच्चा था, अभी समझ नहीं थी इतनी ज्यादा। तो फिर भी इसकी माता ने इसकी बहुत मदद की। इसकी माता ने क्या किया पृथ्वीराज चौहान के, देखो ये पृथ्वीराज चौहान, मैं यहां लिख देता हूं। पृथ्वीराज के दो, यानी कि जो बॉडीगार्ड कह दो आप, बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिए थे कि बच्चा है, पृथ्वीराज को कुछ पता तो है नहीं। पृथ्वीराज के दो बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिए थे उसकी माता ने, कर्पूरवी देवी ने, ठीक है ना। एक का नाम था भुवनमल, इनको नामों को याद रखना भाई। एक का नाम था भुवनमल और एक का नाम था कदम्बवास। ये दो नाम याद रखना। भुवनमल तो उसका सेनापति था, सेनापति नियुक्त किया गया था पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक है। और कदम्बवास था प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था इसका। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भुवनमल और कदम्बवास के बारे में। जब पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष का था तो उसकी माता ने इसके दो बॉडीगार्ड कह दो, मान लो, नियुक्त कर दिए थे, ठीक है ना, पृथ्वीराज के। एक का नाम था भुवनमल, दूसरे का नाम था कदम्बवास। भुवनमल जो था सेनापति था और कदम्बवास था प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में क्या पूछते हैं कई बार पेपर में, इसके समकालीन शासक पूछते हैं। समकालीन शासकों के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, एक आप बना लेना, राजस्थान बना लेना, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पे कर दो पृथ्वीराज तृतीय। यह अजमेर में शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है ना। और यहां पे इसके समकालीन शासक देखो कौन कौन से थे। या महोबा है, महोबा में चंदेल शासक थे, चंदेल शासक, ठीक है ना। उसका नाम था परमार्दी देव,
ठीक है। उसके बाद यहां पे पड़ता है कनौज। कनौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल ये था। और एक और था यहां पे गुजरात में चालुक्य शासक, चालुक्य शासक था, ठीक है ना, उसका नाम था भीमदेव, भीमदेव सेकंड या फिर मूलराज द्वितीय, ये दोनों एक ही नाम है, मूलराज द्वितीय। एक और था इसके पृथ्वीराज के चाचे का लड़का था यहां पे भाई, नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है ना। और एक यहां पे थी बंडानक जाति थी, ये भी ध्यान रखना, इनके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूं, ये बंडानक जाति थी भी, इनका भी इसने दमन किया था पृथ्वीराज ने। ये समकालीन शासक थे इसके। समकालीन शासकों में आपने ये याद रखना है, महोबा चंदेल शासक कौन था इसके समकालीन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक कौन था चंदेल का, परमार्दी देव, ठीक है ना। कनौज का कौन था, जयचंद गढ़वाल। और चालुक्य का कौन था, मूलराज द्वितीय या भीमदेव सेकंड, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वीराज ने क्या किया, इनकी पारिवारिक समस्या थी, इसके भाइयों ने विद्रोह किया था, क्योंकि चाचे का लड़का था 1177 में। ये पूछता नहीं है ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में कभी नहीं पूछा आज तक इसके बारे में कि क्या किया, कौन से भाई ने क्या किया। 1177 में इसने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, बंडानक जाति आ गई 1177-78 में। 1177-78 में बंडानक जातियों ने इसका विद्रोह किया और पृथ्वीराज ने उनको खदेड़ा, अच्छी तरह से पिटाई की और वो भाग गए। दोबारा से फिर बंडानक जाति आई, ये भी बहुत बार पूछते हैं। अभी दूसरी बार कब आई थी, 82 में, 1182 में बंडानक जाति फिर आई और पृथ्वीराज ने अच्छी तरह से खदेड़ा, फिर कभी नहीं आई, बाहर निकाल दिया अपने राज्य से बंडानक जाति का। दूसरी बार बंडानक जाति का विद्रोह किया था इन्होंने, ठीक है ना, बंडानक जाति को खदेड़कर राज्य से बाहर निकाल दिया था। सबसे पहले नागार्जुन 1177, फिर बंडानक जाति दो बार आई थी 1177 और 78 में, दूसरी बार 82 में। उसके बाद देखो पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि सभी को अजमेर चाहिए था, अजमेर पर राज करना चाहते थे सभी के सभी शासक, जो समकालीन शासक थे वो सब, इन सभी को क्या चाहिए था, अजमेर चाहिए था कि अजमेर प्राप्त करें कैसे न कैसे करके, ठीक है ना। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया, अब यहाँ पे महोबा का एक चंदेल शासक था परमार्दी देव, ठीक है ना, इसने क्या किया, अजमेर को पाना चाहा तो इससे युद्ध किया। एक युद्ध किया था इन्होंने 1182 में, ठीक है ना, 1182 में ही बंडानक जाति का दमन किया था इसने। और 1182 में यहाँ पे परमार्दी देव चंदेल का शासक जो था उससे युद्ध किया था, तुमुल का युद्ध, तुमुल है ये युद्ध, याद रखना भाई, तुमुल का युद्ध। आपसे पूछ ले कि तुमुल का युद्ध कब हुआ था, 1182 में, और किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमार्दी देव जो चंदेल का शासक था, ठीक है ना। और विजय पृथ्वीराज तृतीय की हुई थी और परमार्दी देव हार गए थे। परमार्दी देव को क्या हुआ था, परमार्दी देव भागने में हमेशा ही माहिर था ये, यानी कि जब भी इसको पता चल रहा था कि अब पिटाई होने वाली है तो ये युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता था वहां से, ठीक है ना। इसके दो सेना नायक थे, यानी कि वीर थे जो इसके परमार्दी देव के दो वीर थे, उनका नाम था आला और उदल। ये नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, ठीक है ना। परमार्दी देव के दो सेना नायक थे आला और उदल, जो बहुत ही वीर पुरुष थे दोनों के दोनों। ये तो भाग जाता था, हर कब कहीं पर भी लड़ाई होती थी इसको पता चल जाता था कि अब पिटाई होने वाली है तो ये वहां से फरार हो जाता था, ठीक है ना। और उसके दो सेनापति थे आला और उदल। कहते हैं कि जो तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमार्दी देव के बीच में 1182 में, तो इन दोनों ने, परमार्दी देव तो वहां से भाग गया था मैदान छोड़कर, इन दोनों ने वीरता से कार्य करते हुए और खुद मारे गए थे, उस तुमुल के युद्ध में मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे ये दोनों के दोनों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, इतना ही है इससे चंदेल शासक के बारे में, यानी कि इन दोनों का नाम याद रखना। आला और उदल का संबंध किस युद्ध से है, तुमुल का युद्ध से है, ठीक है ना। और वीरगति को प्राप्त हो गए थे दोनों के दोनों ही। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं चालुक्य शासक के बारे में बता रहा हूं। पहले चालुक्य शासक क्या, भीमदेव सेकंड या मूलराज द्वितीय। यहां पे आपको पता ही है आबू पड़ता है, यहां पे आबू, ठीक है ना, आबू सिरोही में है ना, आबू पड़ता है। आबू की एक राजकुमारी थी इच्छनी, इच्छनी नाम था उसका, ठीक है ना, एक राजकुमारी थी इच्छनी। कहते हैं कि ये चालुक्य शासक जो भीमदेव सेकंड था, इन दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मूलराज द्वितीय के बीच में युद्ध का एक मेन कारण था,
जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। एक युद्ध का नाम मैं आपको यहां लिख रहा हूं, नागौर का युद्ध। नागौर के मैदान में हुआ था ये, नागौर का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। कब हुआ था? 1184 ईस्वी में। ये सन याद रखना। नागौर का युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो, ठीक है ना। नागौर का युद्ध कब हुआ था? 1184 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मूलराज द्वितीय या भीमदेव सेकंड के बीच में हुआ था। और इसमें भी पृथ्वीराज तृतीय की ही विजय हुई थी। इनका मेन युद्ध का कारण क्या था? या आबू की एक राजकुमारी थी इच्छनी। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आबू की एक राजकुमारी थी, इच्छनी हुई थी। और इच्छनी ने क्या किया? अब इच्छनी जो थी वो प्यार करती थी पृथ्वीराज तृतीय से, परंतु पृथ्वीराज तृतीय को मालूम नहीं था कि ये इच्छनी मेरे से प्यार करती है। परंतु जो मूलराज द्वितीय था वो इच्छनी से प्यार करता था। इच्छनी पृथ्वीराज तृतीय से प्यार करती थी और मूलराज द्वितीय जो इच्छनी से प्यार करता था, ठीक है ना। और इसी कारण इच्छनी ने इससे विवाह करवा लिया पृथ्वीराज तृतीय से। इसकी तरफ चली गई इच्छनी, इसे मिली नहीं, इसके कारण इसने मूलराज द्वितीय ने इससे युद्ध किया, जो नागौर का युद्ध कहलाता है। ये ध्यान रखना। ये आपसे कभी पूछेगा नहीं कि किसके कारण युद्ध हुआ, इच्छनी कौन थी, क्या थी, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। आपको मैं एक कहानी के तौर तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना, किसमें क्या हुआ था। इतना ही है इसका युद्ध याद रखना। नागौर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मूलराज द्वितीय के बीच में, ठीक है ना, 1184 के। अब एक और देखो भाई, अब है कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध नहीं कह सकते, कनौज के बारे में देखो। कनौज का शासक था जयचंद गहडवाल। देखो मैं आपको कनौज के जयचंद गहडवाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में मतभेद का क्या कारण था। इन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। और एक मुख्य कारण था इन दोनों के बीच में, इस जयचंद गहडवाल की एक पुत्री थी, ठीक है ना, संयोगिता, जिसका नाम आपने सुना होगा लगभग। तो इस संयोगिता के बारे में बता रहा हूं भाई। जयचंद गहडवाल की एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता जो थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्यार करती थी, परंतु जयचंद गहडवाल को ज्यादा पसंद नहीं था ऐसा सिस्टम, क्योंकि ये तो उसका विरोधी था। ये क्यों चाहेगा कि अपनी पुत्री के विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से करे? कोई चाहेगा क्या ऐसा? ऐसा कभी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। और उसने क्या किया, संयोगिता को शादी तो करनी थी संयोगिता की, ठीक है। इस जयचंद गहडवाल ने क्या किया, स्वयंवर की रचना, स्वयंवर की यानी कि स्वयंवर की घोषणा कर दी। अपने जो राज्य के अंदर स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर क्या होता है? यानी कि स्वयंवर चुनते हैं इसमें, ठीक है ना। जो सभी को, राज्य के जितने भी शासक हैं उनको खड़ा कर दिया जाएगा लाइन में। जो इस योगिता को अच्छा लगेगा उसके गले में माला पहना देगी, वो स्वयंवर होता है, ठीक है ना। स्वयंवर की घोषणा कर दी जयचंद गहडवाल ने, सभी को न्योता दे दिया, सभी राज्य के शासकों को। परंतु एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसको न्योता नहीं दिया, यानी कि इसको स्वयंवर में शामिल नहीं किया, बुलाया नहीं इसको। तो क्या हुआ, सभी को बुला लिया इस जयचंद गहडवाल ने स्वयंवर में, इसको नहीं बुलाया। तो इसको नहीं बुलाने पर भी इसने क्या किया, जो स्वयंवर हो रहा था अच्छी तरह से, और उस दरवाजे पर इसका पुतला लगवा दिया। जो मेन गेट होता है जहां पर जूती चप्पलें उतारी जाती है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुतला लगा दिया, ठीक है। पुतला लगाने के बाद जब स्वयंवर शुरू किया गया तो इस संयोगिता को कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि संयोगिता तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्यार करती थी। इसने सोचा कि पृथ्वीराज को बुलाया नहीं है इन्होंने, परंतु कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। तो जैसे ही संयोगिता गेट के बाहर आई, कहते हैं तो गेट के बाहर आई तो तब उसने देखा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तो यहाँ पुतला लगा रखा है इन्होंने, इस प्रकार से बना के, वो भी जूतों के पास। तो संयोगिता ने क्या किया, उस पुतले के गले में जो माला थी उसके पास फूलों की, वो डाल दी। तो पहले क्या होता था कि जिसके गले में माला डाल दी जाती है तो वो उसकी पत्नी हो जाती है, यानी कि उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी तो कोई ना कोई ऐसी टेंशन थी कि यार सभी शासकों को बुलाया और मेरे को नहीं बुलाया इस स्वयंवर में, क्या कारण हो सकता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं शुभ के देख रहा होगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने देखा कि ये माला तो मेरे गले में डाली है, अब किया क्या जाए। तो क्या किया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जब देखा कि माला मेरे गले में, तो इसने संयोगिता को उठा लिया, उसी भरी सभा में उठा लिया। तो सभी शासक नाराज हो गए, ठीक है ना। सभी शासक नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसे ही बुलाया, जब आपको पता था कि आपकी लड़की जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्यार करती है, तो आपने हमें क्यों बुलाया, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, अब ये तो चलेगी संयोगिता तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में, अब जयचंद गहडवाल को टेंशन होगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही प्रतापी शासक था, उससे सीधा डायरेक्ट युद्ध भी तो नहीं कर सकता। इस जयचंद गहडवाल ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बुलाया, मोहम्मद गौरी को बुलाया इसने कि भाई अब मेरी मदद कर तू, मैं बिल्कुल फंस चुका हूं, मेरी लड़की को उठा के ले गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अब कुछ कर आके। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले इसने ये ध्यान रखना भाई, तराइन के मैदान में बुलाया था, ठीक है ना। तराइन का मैदान, तराइन कहाँ है, हरियाणा में,
जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पता ही आप सभी को, ठीक है ना, 1191 में। जयचंद गैड़वाल किसके कहने पर मोहम्मद गोरी आया था अजमेर? आपको पता है कि जयचंद गैड़वाल के कहने पर मोहम्मद गोरी आया था त्राइन के मैदान में। त्राइन कहाँ पे है? हरियाणा में। और कब आया था? 1191 में। तब आके उसने, मोहम्मद गोरी ने क्या किया, जब इसको पूरी कहानी का पता चला मोहम्मद गोरी को, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध किया था 1100, जो जिसको आप कहते हो कि त्राइन का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था 1191 में, और जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गए थे और वापस लौटना पड़ा इसको, मोहम्मद गोरी को, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की युद्ध विजय हुई थी इसमें प्रथम युद्ध के अंदर। ये ध्यान रखना भी, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन कहाँ? हरियाणा में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, और मोहम्मद गोरी हार चुके थे और पृथ्वीराज जो है वो विजय हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ये नहीं सेट बैठा इनका। उसके बाद फिर उसने, गौरी वापस फिर एक बार चला गया युद्ध करने के बाद, हार गया था तब। उसके बाद क्या हुआ? एक इसने अपना सैनिक भेजा गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास, उसका नाम था कवाम उल मुल्क। ये नाम याद रखना भाई, कवाम उल मुल्क। उसके पास भेजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास कि यार अपने संधि कर लेते हैं, प्यार से बैठ के बात कर लेते हैं। संधि के लिए बुलवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता थोड़ी ना कि ये कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सहयोगिता के प्यार में मगन रहता था। इसको ज्यादा राजपाट की बाद में टेंशन खत्म हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि इसके चक्करों में था ज्यादा। उधर से इच्छा नहीं थी एक आबू की राजकुमारी जो मैंने आपको बताई थी, ज्यादातर पे सहयोगिता के चक्कर में पड़ गया ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसलिए राजपाट कार्य भूल गया बिल्कुल ही, ठीक है ना। उसने, गौरी ने क्या किया, कवाम उल मुल्क को भेजा पृथ्वीराज के पास कि अपने संधि कर लेते दोनों के दोनों। पृथ्वीराज आया मोहम्मद गोरी के पास, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी ने उसको क्या किया, कैद कर लिया। यानी कि 1192 में जो आपको बताया जाता है कि त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था भाई, त्राइन का सेकंड युद्ध, यानी कि द्वितीय युद्ध हुआ था त्राइन का, त्राइन के मैदान में हुआ था, वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब द्वितीय में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया था, और इसकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है ना। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि इसने संधि के लिए इसे भेजा था और पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल खाली हाथ अपना अकेला ही आया था संधि करने के लिए, ठीक है ना। 1192 में आया था, और उसी 1192 यानी कि त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, और इसको बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है ना, बंदी बना लिया। उसके बाद क्या किया, अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, यह बंदी बना लिया 1192 में, और मोहम्मद गोरी की विजय दिखाई गई है इसमें। आपसे पूछ ले कि त्राइन का द्वितीय युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था और विजय कौन था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी इसमें विजय हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरे में विजय हुआ था, ठीक है ना। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियां भी है कई, ठीक है ना। एक तो दल पंगुल की है, दल पंगुल विश्व विजेता, और एक राय पिथौरा। ये तीन उपाधियां याद रखना भी, इसकी तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तीन उपाधियां थी, तीन नामों से भी इनको पुकारा जाता था। विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है, दल पंगुल भी इसी को कहा जाता है, और राय पिथौरा भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जब इसका त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तब ये पृथ्वीराज को कैद कर लिया था, तब इसके साथ चंद्रप्रदायी था। चंद्रप्रदायी एक लेखक था, इसका दरबारी कवि था और मित्र भी था चंद्रप्रदायी के बारे में आपको बता रहा हूं। चंद्रप्रदायी इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि हुआ था, ठीक है ना, जिसने इस पूरी कहानी की रचना, जो पूरी का पूरा वर्णन जो है त्राइन का, वो पृथ्वीराज रासों के अंदर पूरा संकलित किया हुआ है इसने, चंद्रप्रदायी ने। यह भी ध्यान रखना भाई। इसके दरबारी कवि और बहुत सारे थे, जैसे एक था जैनक था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। चंद्रप्रदायी तो था ही, इसका मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। जैनक था, एक जनार्दन था, दरबारी कवि था, ठीक है ना। एक विश्वरूप था, विद्यापति भी था, ये इसके दरबारी कवि थे भी, ठीक है ना। दरबारी कवि उतार लेना है इसको आप कॉपी में, दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदायी क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान ने उसको बुलाया था संधि के लिए, तो धोखे से अपने साथ ले गया था उसको, ठीक है ना। तभी तो वो, नहीं तो हारने वाला नहीं था पृथ्वी चौहान, बहुत ही प्रतापी शासक था। धोखे से उसको कैद कर लिया था और अपने साथ, कहते हैं कि अफगान ले गया था,
चंद्रप्रदाई कहता है कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अफगान ले जाया गया था तो मैं भी उसके पीछे ही गया था। ये इस बात को ये कहता है चंद्रप्रदाई कि मैं उसके पीछे ही गया था, जैसे ही जहां पे उसको कैद किया मैं वहीं चला गया। और तब तक उसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें निकाल ली थी, दोनों की दोनों अंधा कर दिया था बिल्कुल, और उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, यानी कि आंखें निकालने के बाद उसके कोई ना कोई बांध रखी थी पट्टी ऐसी। तो चंद्रप्रदाई ने उस मोहम्मद गोरी से अपील की थी कि यार तू इसको मार तो रहा है, इसने मरना तो है ही, परंतु इसको एक कला आती है, एक और शब्द भेदी बाण आता है इसको, यानी कि शब्द भेदी बाण एक ऐसी कला है कि आप कोई भी ध्वनि आप इसको बताओगे तो उस ध्वनि की सुननाई इसके कानों में पड़ेगी, तो उसको सुनकर ही ये निशाना साधेगा अपना और उसी को निशाना लगा देगा। तो उसने मोहम्मद गोरी ने सोचा चलो ठीक है, इसने मरना तो है, ये भी इच्छा आपकी पूरी कर देते हैं। मैं तो मानता नहीं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ऐसा काम आता होगा, गोरी ने बोला। चंद्रप्रदाई कहता है एक बार आप देखो तो सही इसकी कला को, शब्द भेदी बाण को। तो शब्द भेदी बाण चंद्रप्रदाई ने कहा भी आप पृथ्वीराज को कहा था कि तू इसकी बातों में मत आना, मोहम्मद गोरी जो कहेगा वो मत सुनना, जो मैं तेरे को कहूंगा वो सुनना। तो चंद्रप्रदाई ने एक दोहा बोला था, ये ध्यान रखना भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक दोहा बोला था चंद्रप्रदाई ने कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। उसने बता दिया कि इस जगह पर वो सुल्तान बैठा है मोहम्मद गोरी, तेरे को चूकना नहीं है, बिल्कुल निशाना साधना है। तो मोहम्मद गोरी की सीधे सिर पे लगा था तीर उस समय। चंद्रप्रदाई बताते हैं इसके बारे में कि उस मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और चंद्रप्रदाई ने क्या किया, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मार दिया और खुद भी मर गया था। ये चंद्रप्रदाई खुद ही बताता है, हालांकि इस इतिहासकार इस बात को सच नहीं मानते, ठीक है ना, कि इसके बारे में क्या सच और क्या नहीं। एक बात और बताता हूं मैं आपको, अब इसके जो हार के कारण क्या है, हार के कारण कई बार क्या है ना, आपको जो एग्जाम होते हैं ना, लिखित एग्जाम, उनमें पूछा जाता है हार के कारण। इस पृथ्वीराज के जो हार के कारण थे वो क्या थे, हार के कारण बताता हूं मैं इसको। सबसे पहला कारण क्या था, जो आप थ्योरी के पेपर देते हो ना, बड़े एग्जाम देते हो, उसमें पूछा जाता है ऐसे हार के कारणों के बारे में। सबसे पहले तो हार का कारण था जो संधि के लिए बुलाना, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने जो कवाम उल मुल्क को भेजा था ना संधि के लिए, वो था मेन कारण। तो ठीक है, 2 नंबर पे कारण क्या था, संयोगिता, ठीक है, और 3 नंबर पे कारण था क्योंकि संयोगिता के प्यार में पड़ गया तो उसने अपने राजपाट भूल गया था बिल्कुल ही। और 3 नंबर पे था उसका घोड़ा एक, इसके बारे में आपको बताता हूं। घोड़ा था उसका, घोड़े का नाम था भी नाट्यरंबा, नाट्यरंबा इस घोड़े का नाम था। ये घोड़ा है उसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़े का नाम क्या है, नाट्यरंबा। इसको हार का मुख्य कारण बताया जा रहा है। कहते हैं कि कई इतिहासकार अलग अलग अपना तर्क दे रहे हैं इसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मृत्यु के बारे में सभी इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। एक इतिहासकार ने बताया कि इसका मुख्य कारण हार का घोड़ा था, कि घोड़े ने क्या किया, नाट्यरंबा इसका नाम था, नाट्यरंबा का मतलब नाचने वाला घोड़ा था। जब पृथ्वीराज मुसीबत में था, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के सामने, तो भागना चाहा पृथ्वीराज चौहान, तो ये घोड़ा जो था नाट्यरंबा नाम का, ये भागने की बजाय वहां डांस करने लग गया, यानी कि नाचने लग गया, जिसके कारण मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जो है वो मारा गया था। ठीक है ना, घोड़े का नाम जरूर याद रखना, नाट्यरंबा घोड़े का नाम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।